हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे टॉप 25 इंपॉर्टेंट आपसे बॉयलर के सिर्फ और सिर्फ बॉयलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले एनएमडीसी के एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। ये हमारा जो मॉडल पेपर की जो सीरीज़ है, इसका पार्ट 71 है, यानी कि इससे पहले हम मॉडल पेपर के टोटल 70 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के साथ में एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम मिलेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ में, ताकि आपको उसको समझने में क्वेश्चन ईजी हो, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोई इसका पीडीएफ चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी का पीडीएफ चाहिए, तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम डेली जीके के क्विज़ और मैकेनिकल क्वेश्चन के क्विज़ भी खेलते रहते हैं। तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पूरे वीडियोस को कितना पूरे एंड तक देखिए, क्या पूरा एंड तक देखिए, इसलिए ताकि आपको बिल्कुल बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोक इज प्रोड्यूस बाय, यानी कि कोक जो है वो कैसे बनाया जाता है। पल्वराइजिंग कोल इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, या हीटिंग वुड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या स्ट्रांगलिंग हीटिंग कोल कंटिन्यूसली फ्रॉम अबाउट 48 आवर इन द absence ऑफ एयर इन अ क्लोज वेजल, या बाइंडिंग द पल्वराइज्ड कोल इनटू ब्रिक्वेट्स। तो आपका जो कोक होता है, कोक को आपका कोल से बनाया जाता है। तो कोल जो रहता है, जब कोयले को हम कंटिन्यूस एक बंद कमरे में क्या करते हैं, हम कोयले को बंद कमरे में गर्म कर देते हैं, ठीक है, नीचे बर्नर लगा करके कम से कम 48 आवर तक उसको कंटिन्यूस बंद करते हैं, और गैस बाहर जाने के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, वो कोल जो है जल करके कंटिन्यूस कोक बन जाता है, ठीक है। तो सी इज है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अभी कोक कैसा दिखता है, तो कोक का कलर जो है वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कोक का एक्चुअल कलर है, ठीक है। ये किसका कलर है, तो ये आपका कोक का एक्चुअल कलर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम अबव द सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज एंथैल्पी, सुपर हीटिंग, सुपर सैचुरेशन, या लेटेंट हीट। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि यहाँ पे जो ये वाला कर्व है, ये कर्व जो है, ठीक है, ये जो कर्व है, ये कर्व आपका सुपर हीटिंग का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। जो आपका ड्राई स्टीम है, उसको जो आप हीटिंग करते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर, तो हीटिंग जो होता है वो आपका सुपर हीटिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट, यानी कि स्टीम का जो सुपर हीटिंग होता है बॉयलर के अंदर में, वो किस पर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है, कांस्टेंट प्रेशर में होता है, या कांस्टेंट एंट्रोपी में होता है। तो सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम जो है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर में होता है, ठीक है। अभी कैसे होता है कांस्टेंट प्रेशर में, देखिए ये जो आपके यहाँ पे एक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब आप प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, वर्क डन आपको पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अभी जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट वेरी लो टेम्परेचर, एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका इक्वल हो जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर को कितना टेम्परेचर होता है, वो 373 डिग्री सेंटीग्रेड, या सॉरी 373 केल्विन, 273.16 केल्विन, 303 केल्विन, या 0 केल्विन। तो वो जो टेम्परेचर है जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है, वो रहता है आपका 273.16 केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि वेट वेपर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाई, जो वेट वेपर होता है, वेट वेपर मतलब क्या होता है, वेपर प्लस मॉइस्चर, ठीक है। जब वेपर को आप मॉइस्चर से ऐड कर देंगे तो वो आपका वेट फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो वेट वेपर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय टेम्परेचर ओनली, ड्राइनेस फ्रैक्शन ओनली, स्पेसिफिक वॉल्यूम ओनली, या प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन ओनली। तो जो आपका वेट वेपर होता है वो आपका प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन से स्पेसिफाइड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सब्लिमेशन रीजन इज द रीजन वेयर सॉलिड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड लिक्विड फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम, या लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम, या सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो सब्लिमेशन जो होता है वो वहाँ पे वो रीजन होता है जहाँ पे सॉलिड और वेपर जो फेज है वो आपका इक्वल रहता है, ठीक है। अब ये डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम में अगर आप कर्व को ध्यान से देखेंगे तो ये जो कर्व जा रहा है आपका, इसी कर्व को सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड आपका सॉलिड है और एक साइड आपका वेपर है। लिक्विड जो है आपका, ये बहुत पतली सी लाइन रहती है जो लिक्विड की रहती है, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड वेपर फेजेज आर इन इक्विलिब्रियम, एट दैट केस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट भी रहता है, जो ट्रिपल पॉइंट मैंने बताया था आपको 273.16 केल्विन, जहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इक्वल हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्रिटिकल प्रेशर एट विच लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जीरो, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है जहाँ पे आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कितना हो जाए, वो जीरो हो जाए। 225.65 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 273 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रिटिकल प्रेशर जो होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वो होता है आपका 225.65 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड स्टीम, ये आपका पीए दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर का, पीएस दिया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम का। तो रिस्पेक्टिवली इन अ कंडेंसर देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द प्रेशर इन कंडेंसर इज इक्वल टू, आपको बेसिकली बताना है कि डाल्टन लॉ जो है वो क्या होता है। तो पी एस माइनस पी ए, पी ए माइनस पी एस, पी ए प्लस पी या पी एस प्लस पी ए। तो आपका डाल्टन लॉ में क्या होता है, तो प्रेशर ऑफ एयर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम ये दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका हो जाता है डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो ये आपका डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए यहाँ पे दिया है, अगर दो केसेस में दिया है तो आपका दो को ऐड करेंगे, अगर तीन गैसेस दिया है तो गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी, ये तीनों को जब आप टोटल कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द क्राउन ऑफ द फायर बॉक्स इज मेड हेमिस्फेरिकल इन ऑर्डर टू, यानी कि जो आपका किसी भी फर्नेस का जो क्राउन होता है, क्राउन किसको बोलते हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये जो फेस आप देख रहे हैं कहीं बॉयलर के अंदर का, इस फेस को ही क्राउन बोलते हैं। तो ये जो शेप है ना आपका, ये हेमिस्फेरिकल बनाया जाता है। हेमिस्फेयर मतलब थोड़ा इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बनाया जाता है, उसका रीज़न पूछ रहा है। टू गिव मैक्सिमम स्पेस, टू गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या विथ स्टैंड प्रेशर इनसाइड बॉयलर, या रेजिस्ट इंटेंस हीट इन द फायर बॉक्स। तो क्या होता है कि बॉयलर के अंदर में इनसाइड में बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, तो उस हीट को ही इंटेंस करने के लिए या उस हीट को कम करने के लिए रेजिस्ट इंटेंस हीट इन फायर बॉक्स, तो फायर बॉक्स इज मेड हेमिस्फेरिकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में कि द डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब्स एंड सुपर हीटर ट्यूब्स इन लोकोमोटिव बॉयलर आर, यानी कि लोकोमोटिव बॉयलर, ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका लोकोमोटिव बॉयलर है। तो लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर में जो आपका फायर ट्यूब्स होता है, ये आपका फायर ट्यूब्स है और ये आपका सुपर हीटर ट्यूब्स है। ठीक है, तो इनका जो आपका डायमीटर कितना होता है, 47.5 mm, 130 mm, 32.5 mm, 180 mm, 65.5 mm, 210 mm या 24.5 mm, 65 mm। तो अगर मैं डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब्स की बात करूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फायर ट्यूब्स है, इसका जो डायर रहता है वो आपका 47.5 mm रहता है और सुपर हीटर का जो ट्यूब रहता है उसका 130 mm रहता है। ठीक है, ये बात हो रही है लोकोमोटिव बॉयलर की। लोकोमोटिव बॉयलर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो है आपका फ्लक्चुएटिंग डिमांड, यानी कि जब कभी भी हमारा जो बॉयलर का जो डिमांड रहता है फ्लक्चुएटिंग रहता है, उस केस में आपका ये लोकोमोटिव बॉयलर ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी लोकोमोटिव बॉयलर से है कि इन लोकोमोटिव बॉयलर मैक्सिमम स्टीम प्रेशर इज लिमिटेड टू, यानी कि लोकोमोटिव बॉयलर में ज़्यादातर, मैक्सिमम बोल रहे हैं मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। तो मैक्सिमम स्टीम प्रेशर कितना होता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लोकोमोटिव बॉयलर में जो आपका मैक्सिमम स्टीम प्रेशर होता है वो होता है आपका 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका लोकोमोटिव बॉयलर का डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि हार्ड कोक इज प्रोड्यूस। देखिए कोल दो कोल होता है, कोल तो दो टाइप का होता है, कोक जो होता है आपका हार्ड कोक और एक सॉफ्ट कोक। तो हार्ड कोक जो है वो आपका कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 to 850 डिग्री सेंटीग्रेड या 950 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपका हार्ड कोक होता है वो आपका 950 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया जाता है, किसको, हार्ड कोक को। ठीक है, अगर बात करूँ सॉफ्ट कोक की तो वो आपका बनाया जाता है 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि द वाटर ट्यूब्स इन अ बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर आर, यानी कि बैबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर जो आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें जो आपका वाटर ट्यूब्स होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, इंक्लाइंड होता है या हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन होता है। तो ये आपका बैबकॉक एंड विल्कॉक बॉयलर है, इसका डायग्राम है। यहाँ पे ये फायर ट्यूब्स है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आपका इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द शेल डायमीटर ऑफ अ लेंथ ऑफ लोकोमोटिव बॉयलर, यानी कि लोकोमोटिव बॉयलर का पहले तो आपको डायमीटर बताना है कि शेल डायमीटर कितना होता है और उसका लेंथ कितना होता है। तो अगर मैं बात करूँ उसके शेल डायमीटर की, शेल डायमीटर बोलने से ये अगर मान लीजिए कि आपका बॉयलर है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो ये इसका डायमीटर है और यहाँ से इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक जो है वो आपका लेंथ है। तो जो डायमीटर होता है वो आपका होता है 1.5 मीटर और जो लेंथ होता है वो होता है आपका 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ
करेक्ट आंसर। अगर अभी देखूँ मैं डायग्राम देखने से, ये देखिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपका है 1.5 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका वो है 4 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि द फायर ट्यूब्स इन अ कॉकरन एंड स्कॉच मरीन बॉयलर, यानी कि फायर ट्यूब्स जो होता है, जैसा कि मैंने बैबकॉक विलकॉक बॉयलर में बताया था कि जो ट्यूब रहता है वो आपका इंक्लाइंड रहता है, वैसे ही आपका कॉकरन और स्कॉच मरीन बॉयलर में फायर ट्यूब्स कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड या बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जो आपका कॉकरन एंड स्कॉच मरीन बॉयलर में जो फायर ट्यूब्स होता है, ट्यूब्स बिल्कुल ऐसा होता है, कैसा, ऐसा। ठीक है। तो इसके यहाँ से आपका फायर जाता है। ठीक है। तो आपका क्या पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये इसका स्केच डायग्राम है। स्केच डायग्राम देखने से ये आपका स्कॉच मरीन बॉयलर है। यहाँ पे ये पूरे एरिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो ट्यूब्स है, फायर ट्यूब्स जो है, ये कैसी पोजीशन में लेटा हुआ है ना, ऐसा, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अगर ये ऐसा रहता तो ये वर्टिकल होता। ठीक है। वर्टिकल होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अभी देखिए फिजिकली ये डायग्राम कैसा दिखता है, तो ये देखिए, ये फिजिकली आपका स्कॉच मरीन बॉयलर है। ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखता है, अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो ऐसा रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द बेसिक पर्पस ऑफ अ ड्रम इन अ बॉयलर, यानी कि बॉयलर के अंदर में जो ड्रम होता है उसका बेसिक पर्पस या उसको यूज़ करने का बेसिक पर्पस क्या रहता है। सर्व एज स्टोरेज ऑफ स्टीम, या सर्व एज स्टोरेज ऑफ फीड वाटर फॉर वाटर वॉल, या रिमूव सॉल्ट फ्रॉम वाटर, या सेपरेट स्टीम फ्रॉम वाटर। तो आपका ड्रम पहले पता होना चाहिए कि आपको बेसिकली जो आपका ड्रम है वो कहाँ पे होता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका ड्रम है। ठीक है। तो ड्रम का बेसिकली काम क्या रहता है, ड्रम में आधा क्या रहता है, आधा पानी रहता है और आधा आपका स्टीम रहता है। मतलब वो क्या करता है, वाटर और स्टीम को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सूटेड टू मीट फ्लक्चुएटिंग डिमांड। मैं आपको पहले बता दिया था कि जब कभी भी फ्लक्चुएटिंग डिमांड की बात आएगी, फ्लक्चुएटिंग डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे आपको आज मान लीजिए 10 मीटर क्यूब चाहिए और बाद में अगर आपको 100 मीटर क्यूब भी चाहिए, मतलब आपको डेली अगर आपका डिमांड चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी अगर आपको ऐसा चेंजिंग वाला जो डिमांड है उसको लोकोमोटिव बॉयलर जो है आपका वो फुलफिल कर देता है। ठीक है। अभी लोकोमोटिव बॉयलर कैसा, ये देखिए, ये आपका ये बेसिक डायग्राम जो स्केच डायग्राम बोलते हैं इसको, ये आपका एक स्केच डायग्राम है लोकोमोटिव बॉयलर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डुप्लेक्स फीड पंप, ये जो आपका जो पंप की बात कर रहा हूँ मैं वो है डुप्लेक्स फीड पंप। कौन सा पंप है, तो डुप्लेक्स फीड पंप आर यूज्ड इन स्मॉल स्टीम बॉयलर। तो दे आर ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप, इजेक्टर पंप या रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो डुप्लेक्स फीड पंप जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है। ये डायग्राम आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा होता है रिसिप्रोकेटिंग पंप बोलने से। ये आपका सक्शन है। ठीक है। यहाँ पे आपका पिस्टन रहता है, यहाँ पे सक्शन वाल्व रहता है और यहाँ पे आपका डिलीवरी वाल्व रहता है। ये यहाँ से पानी आता है और ये इसका ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है। ये इधर डिलीवर हो जाता है और ये आपका सक्शन हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि द हाई प्रेशर बॉयलर इज प्रोड्यूसिंग स्टीम एट अ प्रेशर मोर देन, यानी कि जब हाई प्रेशर बॉयलर को कब बोलते हैं कि वो हाई प्रेशर बॉयलर है, जब उसका प्रेशर किससे ज़्यादा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, या 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, या 75 to 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो जो आपका हाई प्रेशर बॉयलर होता है उसको हाई प्रेशर बॉयलर तब बोलते हैं जब उस पर जो प्रेशर है आपका वो 75 to 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये आपका हाई प्रेशर बॉयलर का स्केच डायग्राम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बॉयलर इन इंडिया शुड कन्फर्म द सेफ्टी रेगुलेशन ऑफ, यानी कि जो जितने भी इंडिया में बॉयलर हैं वो किसके द्वारा सेफ्टी रेगुलेट करते हैं, DIN के द्वारा, BS के द्वारा, ASTM के द्वारा या IBR के द्वारा। तो ये होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेटरी एक्ट, यानी कि IBR से वो आपका बॉयलर का सेफ्टी कंफर्म करती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। अभी IBR कैसा टैग देता है, तो IBR का जो टैग होता है वो गैसेस के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा, यह अलग अलग तरह का टैग प्रोवाइड करता है कंपनी को। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हार्ड कोक इज़ यूज्ड इन, यानी कि जो हार्ड कोक होता है जिसको कब बनाते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इतने टेम्परेचर पे जब कोल को बर्न करके जो कोक प्रोड्यूस करते हैं वो हार्ड कोक होता है। तो आपका हार्ड कोक यूज़ कहाँ होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में, थर्मल पावर प्लांट में, ब्लास्ट फर्नेस में या डोमेस्टिक यूज़ में। तो हार्ड कोक जो है आपका यूज़ होता है आपका ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है आपका क्या यूज़ करता है, तो वो आपका जो आपका पिग आयरन बनाता है। अभी देखिए ब्लास्ट फर्नेस कैसा दिखता है, तो ये देखिए आपका ये है पूरा डायग्राम, पूरा ब्लास्ट फर्नेस का। ठीक है। ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, ये आपका स्टैक हो रहता है, हुड रहता है, जो इसके 4 पार्ट रहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये ब्लास्ट फर्नेस पूरा का पूरा एरिया जो है आपका ब्लास्ट फर्नेस कहलाता है। इसकी पूरी हाइट बोलने से ये लगभग 130 मीटर के आसपास रहता है। ठीक है। कितना रहता है,
130 मीटर इसकी हाइट रहती है। और अगर इंटरनल डायमीटर की बात करूँ तो वो कितना रहता है आपका, वो आपका 9 मीटर इसकी इंटरनल डायमीटर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है कि साइज ऑफ अ बॉयलर ट्यूब्स इज स्पेसिफाइड बाई, यानी कि बॉयलर में जो साइज ट्यूब्स होती हैं उनका जो साइज़ है वो कैसे स्पेसिफाइड होता है। मीन डायमीटर एंड थिकनेस से, इनसाइड डायमीटर एंड थिकनेस से, आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस से, या आउटसाइड डायमीटर एंड इनसाइड डायमीटर से। तो जो आपका साइज़ ऑफ बॉयलर ट्यूब होता है, ये जैसे बॉयलर का ट्यूब्स है, ये एक ट्यूब है, ये पीछे एक ट्यूब है, इधर एक ट्यूब है, तो ये ट्यूब का साइज़ क्या है वो कैसे हम पता चलता है, तो वो पता चलता है उस ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर और उसका थिकनेस से, यानी कि वो कितने mm का थिकनेस है। यानी कि मान लीजिए ये ऐसा है, एक ट्यूब है, तो इसका जो आउटसाइड डायमीटर है इसका कितना होगा और उसकी प्लेट की जो थिकनेस है ये कितना होगा, इस पर डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि द हीट लॉस इन अ बॉयलर टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट कैरिड अवे बाय फ्लू गैसेस, बिल्कुल सही है। हीट कैरिड अवे बाय ऐश, ये भी सही है। मॉइस्चर प्रेजेंट इन फ्यूल एंड स्टीम फॉर्म बाय कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल, ये भी सही है। और रेडिएशन, ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। मतलब इन सभी तरीक़ों से जो है आपका बॉयलर से जो हीट लॉस है वो होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फ्यूजिबल प्लग फॉर बॉयलर इज मेड टू फ्यूजिबल मेटल कंटेनिंग टीन, लीड एंड बिस्मथ, कॉपर, एल्यूमिनियम या निकेल। तो बेसिकली आपको बता रहा है कि जो आपका फ्यूजिबल प्लग होता है ना, फ्यूजिबल प्लग वो किससे बना रहता है, तो वो 3 मेटल का कॉम्बिनेशन है, टीन, लेड एंड बिस्मथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए आपका ये कैसा होता है, तो ये आपका फ्यूजिबल प्लग जो है देखिए ऐसा होता है। ये बेसिकली फ्यूज़ हो जाता है, क्या होता है, बॉयलर के ऊपर में रहता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है ये आपका फ्यूज़ होकर के उस आग को बुझा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ड्रम्स इन अ बेंसन स्टीम जनरेटर या स्टीम बॉयलर, यानी कि बेंसन बॉयलर में कितने ड्रम होते हैं, 1, 2 या 1 स्टीम ड्रम एंड 1 वाटर ड्रम या नो ड्रम। तो आपको ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बेंसन बॉयलर में जो आपका ड्रम होता है वो नहीं होता है, मतलब नो ड्रम। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ आपको बेंसन बॉयलर कैसा दिखता है, तो देखिए ये आपका जो है ये आपका बेंसन बॉयलर का डायग्राम है। ठीक है, ये कुछ इस तरह इसका शेप होता है। तो अभी हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ वेल मेंटेन्ड बॉयलर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 40%, 50%, 75% या 90%। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया चैनल तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं नीचे आंसर की भी लेके आया हूँ, अगर आपको बाद में इसी आंसर को ध्यान में रख करके अगर आपको हमारे PDF से बाद में रिवीजन करना है तो ये आपका